देखिए बेटा, इटली जो कि यूरोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंट्री माना जाता है, तो उसके अंदर बहुत से ऐसे शहर उभरे जो कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और हर तरीके से कला के केंद्र बिंदु बने। वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। दूसरे क्षेत्रों से अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे कलाकार लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ के शासकों ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और इस तरीके से हर तरीके से जो है इटली जो है पुनर्जागरण का साक्षी बना। और पूरे विश्व में जो पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया है वो इटली से ही शुरू होती है। इसके अंदर जो वेनिस जैसे शहर आप देख सकते हैं, ये इटालियन स्टेट्स हैं। इसके अंदर फ्लोरेंस है, बोलोनिया है, ये है रोम है, सिसली है। इस तरह के शहरों के विषय में हम जानते हैं। मिलान शहर जो कि इसके पास में ही पड़ता है। तो इस तरह के शहर उस समय डेवलप हुए और उनका बड़ा तेजी से प्रभाव रहा। आप कंटिन्यूटी बना के रखें बेटा, सभी बच्चे रेगुलर क्लास छोड़ना नहीं है। इससे आगे सिटी और स्टेट के विषय में पढ़ेंगे, नगर राज्यों के विषय में। उस समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। इन नगर राज्यों का अपना अलग से प्रशासन होता था और ये हर तरह की गतिविधि के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रहता था। यहाँ पे 14th एंड 15th सेंचुरी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर सारगर्भित किया गया है। उससे आगे है यूनिवर्सिटीज और ह्यूमनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनिज्म? मानवतावाद विषय क्या है? मानवतावाद विषय का अर्थ यह होता है, मानवतावाद वह विचारधारा होती है जिसमें मानव को ज्यादा महत्व दिए जाने के बारे में यानी समर्थन दिया जाता है। इसमें बेटा मानव को पहले उसके अधिकारों का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके मानव के समर्थन के अंदर मनुष्य को एक मानवोचित व्यवहार उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार ना हो, उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार कहीं भी ना हो। इसको हम मानवतावाद कह सकते हैं। ये मानवतावादी विचारधारा को प्रेरित करता है। पहले क्या था, मानवतावाद कोई विषय के रूप में यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता था। इस मानवतावाद को एक विषय के रूप में पढ़ाने का जो श्रेय है वो भी इटली के ही शहरों को जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं विश्वविद्यालयों में मानवतावाद को एक विषय के रूप में पढ़ाया गया। इससे अगला जो टॉपिक होगा ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। इसके अंदर इससे पहले एक टॉपिक है फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद विषय की कुछ विशेषताएं। तो इन विशेषताओं का हम जैसे कि ए सिटी इज नॉन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन एज मच बाय इट्स वेल्थ। इसके अंदर जैसे धन से कोई भी शहर है वो वहां के नागरिकों की बजाय वहां के धन की वजह से जाना जाता था। उस समय फ्लोरेंस एंड कैम टू बी नोन बिकॉज ऑफ दांते अलिघियरी। यहाँ पे बताया गया कि फ्लोरेंस को केवल उसके दांते अलिघियरी जैसे विद्वान की वजह से जाना गया। तो इसका रियल जो मीनिंग होगा वो इस तरह से आप जानिएगा, ए सिटी इज नॉन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन्स एज मच एज बाय इट्स वेल्थ। यानी धन की बजाय उसके महान नागरिकों की वजह से शहर की पहचान होती थी। फ्लोरेंस का एग्जाम्पल देकर यहाँ पे बताया गया है। दांते अलिघियरी नामक जो विद्वान 1265 में उसका जन्म हुआ, 1321 में उसकी मृत्यु हुई। तो उसने उसकी कला की वजह से इसका नाम और भी ज्यादा पहचान बनी, फ्लोरेंस को सब लोग जानने लगे। ए लेमैन हु रोट एंड रिलीजियस थीम्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने धार्मिक विषयों पर अलग अपनी कलम चलाई। इस व्यक्ति के बारे में कहा गया है दांते अलिघियरी ने धार्मिक विषयों के बारे में अपनी कलम चलाई, जबकि कोई धर्म के अंदर इसकी कोई आस्था नहीं थी। जियोटो नाम का विद्वान 1267 में जन्म हुआ, 1337 में इसकी मृत्यु हुई। यहाँ एन आर्टिस्ट हु पॉइंटेड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स, एक ऐसा कलाकार जो बिल्कुल सजीव चित्र बनाता था, वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टिफ फिगर्स, और इतने सुंदर चित्र की उसे लगे कि बिल्कुल जो है इतना सुंदर चित्र बनाता था कि जैसे सजीव लगे, बिल्कुल आभास ऐसे होता था। उससे आगे हम पढ़ेंगे डार्क एजेस के बारे में। यहाँ 5th to 9th सेंचुरी डार्क एजेस कहलाता है, 9th से 11th सेंचुरी अर्ली मिडिल एजेस कहलाता है, 11th to 14th सेंचुरी लेट मिडिल एजेस,
और 15 ऑनवर्ड मॉडर्न एज कहलाता है। इसके बाद हम अरब लोगों का विज्ञान और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में उसके योगदान को इस टॉपिक के जरिए पढ़ेंगे। इससे आगे हम कला और यथार्थवाद का जो विषय है, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, थ्रो लाइट ऑन आर्ट एंड रियलिज्म ड्यूरिंग चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, इसके विषय में हम जानेंगे। ये विषय, इसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल आपके आएंगे, जैसे लियोनार्डो दा विंसी का आएगा और इसके अलावा यहाँ पर एंड्रियस वेसेलियस नाम के एक प्रोफेसर का यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, और इन दोनों के अलावा डोनाटेल्लो का एग्जाम्पल भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आर्किटेक्चर पे प्रकाश डाला जाएगा, जैसे कि भवन निर्माण शैली यहाँ पे दिखाई गई है, कितना सुंदर भवन यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह के भवन बनाना आसान नहीं होता। तो ये कहाँ का एग्जाम्पल है? ये इटली का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे टेल द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन रोम सिटी इन 15th सेंचुरी, 15वीं सदी में यहाँ पे आर्किटेक्चर पे प्रकाश डालने के लिए यहाँ एक जानकारी शेयर की गई है, ये आपको बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पहली बार पुस्तकों की छपाई का काम कैसे हुआ, जॉन गुटेनबर्ग का जो इतिहास है वो किस तरह से इससे जुड़ा हुआ है, बाइबल की जो पुस्तकें कैसे छापी गई उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बारे में आगे है महिलाओं को किस तरीके से एस्पिरेशंस, क्या उनकी आकांक्षाएं थी, उनके विषय में जानेंगे। तो इस तरह के टॉपिक हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। कनिका बेटा, आपके पास बुक है ना? ये बाकी बच्चे कहाँ हैं? आपकी क्लास के बाकी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? सर पता नहीं, मैं तो न्यू हूँ। हाँ, आप तो बेटा न्यू स्टूडेंट हो, मैं मान रहा हूँ। आपका गांव कौन सा है बेटा? सर अहीर बगोला, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान। तो आप बेटा इससे पहले जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, हिंदी मीडियम में पढ़ते थे? सर इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में कहाँ पे पढ़ते थे? ज्ञानदीप विद्या मंदिर, बावल में। अच्छा, आप GDVM इधर पढ़ रहे थे? ओके, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर आपने चेंज कर दिया, वो हरियाणा बोर्ड का स्कूल है GDVM, है ना? यस सर। ओके ओके ओके। तो बेटा वैसे 10th में कितनी परसेंटेज आई आपकी? सर वैसे तो 500 आउट ऑफ 500 दिए हैं। अच्छा, पूरे में से पूरे? यस सर। इस बार? अच्छा, वेरी गुड। चलो, जिन बच्चों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी उनको मिले होंगे, लेकिन कुछ ज्यादा दे दिए मुझे लग रहा है मार्क्स। यहाँ पे हरियाणा बोर्ड में मार्क्स ज्यादा दे दिए। सबको ऐसे दे रखे सर। अच्छा, फिर बेटा चेक हो गया तो उसको फिर कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए बोर्ड चेक करवा लेते हैं, जैसे बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करवा लिया, अभी एक्चुअल में बच्चे कैसे थे, तो फिर कैसे करेंगे स्कूल वाले? सर वो पता नहीं। अच्छा, नहीं वैसे तो खैर आपकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों को मिले हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें भी पता है हरियाणा बोर्ड के अंदर ऐसा हुआ है। अच्छा बेटा, अब हम इसको स्टार्ट करें। देखिए बेटा, फ्रॉम द 14th टू एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, यहाँ पे 14वीं सदी के अंत से 17वीं सदी तक टाउन्स वर ग्रोइंग इन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप के बहुत से देशों में शहर विकसित हो रहे थे। ए डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड, एक अलग ही शहरी संस्कृति का विकास देखने को मिल रहा था। टाउन्स पीपल बिगेन टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज मोर सिविलाइज्ड, शहर के लोग अपने आप को ज्यादा नागरिक समझते थे, ज्यादा सिविलाइज, सभ्य मानते थे देन रूरल पीपल, ग्रामीण और देहात लोगों की अपेक्षा। टाउन्स पर्टिकुलरली फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम, शहर खासतौर पे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे शहर विशेष रूप से बिकेम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, ये कला और शिक्षण के केंद्र बन गए। आर्टिस्ट एंड राइटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक, इसमें कला और लेखन के द्वारा एक से एक बढ़ करके कलाकार और विद्वान लेखकों के वजह से वर पैट्रोनाइज्ड बाय रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक, यानी समाज की तरफ से
शासन की तरफ से भी लेखन कला करने वाले विद्वानों को, लेखकों को और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया गया था। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एट द सेम टाइम मेड बुक्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल टू मैनी पीपल। अनेक लोगों के लिए बहुत सी पुस्तकें एक ही समय पर प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण संभव हो गई थी, इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन डिस्टेंट टाउन और कंट्रीज। यहां तक कि दूर दराज के देशों में और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी अवेलेबल हो रही थी। ए सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड इन यूरोप। यूरोप के अंदर एक इतिहास का की एक समझ विकसित हो गई। एंड द पीपल कंट्रास्टेड देयर मॉडर्न वर्ल्ड विद द एंशिएंट वन ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन। और लोग अपने समय की तुलना आधुनिक यानी अपने समय की तुलना आधुनिक समय की प्राचीन समय के साथ कर रहे थे, यूनान और रोमन्स के साथ में उनकी तुलना कर रहे थे। रिलीजन came to be seen as something which each individual should choose for himself। धर्म उस समय एक ऐसा मामला बन गया था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी धर्म को चूज करना था। द चर्च अर्थ-सेंट्रिक बिलीफ्स was overturned by scientists who began to understand the solar system। चर्च आधारित यानी चर्च केंद्रित विश्वास जो है लोगों में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, उसको बदल दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सौर मंडल के बारे में समझना शुरू कर दिया था, सौर मंडल के अस्तित्व के बारे में समझना शुरू कर दिया था। इसलिए चर्च केंद्रित जो विश्वास लोगों में पहले था उसको इस तरह के वैज्ञानिकों ने बदल दिया। And new geographical knowledge overturned the Europe-centric view that Mediterranean Sea was the center of the world। और अब नए भौगोलिक ज्ञान से यह चीज बदल गई कि यूरोप केंद्रित जो विचार पहले मौजूद था, अब वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र को संसार का केंद्र माना गया था, क्योंकि ज्योग्राफी से ये बात पता चल गई है जो मेडिटेरेनियन सी है वह सेंटर पॉइंट है इस वर्ल्ड का। ठीक है बेटा, अब इससे आगे चलते हैं। There is a vast amount of material on European history from the 14th century। 14वीं सदी से ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री यूरोपीय इतिहास की मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग बुक्स, पेंटिंग्स, जैसे कि उनमें से कुछ दस्तावेज, कुछ छपी हुई पुस्तकें और कुछ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, कुछ मूर्तियां मौजूद हैं, शिल्प कलाएं मौजूद हैं, इमारतें मौजूद हैं और कपड़े मौजूद हैं। मच ऑफ दिस हैज बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स। इस तरह के चीजें संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं, आर्ट गैलरीज, कला संग्रहालयों में रखी गई हैं, म्यूजियम्स और अजायब घरों में रखी गई हैं इन यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप में और अमेरिका में। फ्रॉम द 9th century historians use the term Renaissance literally rebirth to describe the cultural changes of this period। 9वीं सदी के अंदर इतिहासकारों ने रेनेसेंस शब्द का इस्तेमाल किया, रेनेसा शब्द का इस्तेमाल, जो कि जिसका मीनिंग होता है पुनर्जन्म। ये सांस्कृतिक बदलाव को व्यक्त करने के लिए, इस अवधि में हुए सांस्कृतिक बदलाव को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हिस्टोरियंस हु एम्फसाइज दिस मोस्ट वाज ए स्विस स्कॉलर। इतिहासकारों में सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला गया या दबाव डाला गया उनमें से एक थे स्विस स्कॉलर, एक स्वीडन से संबंधित एक विद्वान थे, जैकब बर्कहार्ट। इसका नाम क्या था? जैकब बर्कहार्ट, जिसका संबंध स्वीडन या फिर हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड, क्योंकि दोनों को स्विस बोला जाता है। जैकब बर्कहार्ट नाम के विद्वान 1818 में जन्म, 97 में मृत्यु हुई, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बेस्ले इन स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड की बेस्ले विश्वविद्यालय के अंदर जैकब बर्कहार्ट नाम के एक विद्वान हुए। इसको स्विस स्कॉलर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। स्विट्जरलैंड के किसी भी नागरिक को हम स्विस बोल सकते हैं, स्विस सिटीजन कह सकते हैं। ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वोन रांके। 1795 से 1886 में इसमें बोला गया है कि उनके गुरु कौन थे? लियोपोल्ड वोन रांके उनके गुरु थे, क्योंकि इसमें बताया गया है ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ जर्मन हिस्टोरियन। वह एक जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वोन रांके के विद्यार्थी थे। रांके had taught him that the primary concern of the historian was to write about states।
रांके ने उसे पढ़ाया था या शिक्षा दी थी कि सबसे प्राथमिक जो उद्देश्य इतिहास का रहता है वो राज्यों के बारे में लिखना है एंड पॉलिटिक्स और राजनीति के विषय में लिखना है, यूजिंग पेपर्स एंड फाइल्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और उसके अंदर उन कागजों का इस्तेमाल, उन फाइलों का इस्तेमाल करना है जो सरकारी विभागों के अंदर इस्तेमाल की गई थी। बर्कहार्ट was dissatisfied with these very limited goals that his master had to set out for him. बर्कहार्ट इस बात से असंतुष्ट था क्योंकि उसने ये माना कि एक इतिहासकार का सिर्फ सीमित लक्ष्य इसमें दिखाई दे रहा था, that his master had set out for him, कि जिस काम के लिए बर्कहार्ट ने उसे कहा कि आपको इस मार्ग पे चलना है, वह उस बात से असंतुष्ट था, उस लक्ष्य को प्राप्त करके असंतुष्ट था। टू हिम पॉलिटिक्स वाज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल इन द हिस्ट्री राइटिंग। उसका मतलब था कि राजनीति ही कोई ऐसा विषय नहीं है जिसकी शुरुआत से अंत तक लेखन हो। हिस्ट्री वाज एज मच कंसर्न विद द कल्चर एज विद पॉलिटिक्स। उसका मानना था कि इतिहास जो है पॉलिटिक्स के साथ साथ, जिस तरह से पॉलिटिक्स से संबंधित है उसी तरह से संस्कृति से भी तो संबंधित है। इसलिए उसका मानना था संस्कृति पे भी तो लिखा जाना चाहिए। संस्कृति क्या है? वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, ये सब संस्कृति कहलाता है। इन 1860 में ही रोट ए बुक कॉल्ड सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली। इटली के में द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसेंस इन इटली, इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता। इसने एक पुस्तक लिखी इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता, जो कि 1860 में लिखी, in which he called his readers' attention to literature, architecture, painting to tell the story how a new humanist culture and flowered in Italian towns from the 14th to 18th century. उसने क्या किया? उसने अपने पाठकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, साहित्य की तरफ, लिटरेचर साहित्य की तरफ, आर्किटेक्चर शिल्प कला की तरफ, पेंटिंग्स की तरफ, और उसने एक मानववादी संस्कृति की कहानी की व्याख्या की, जिसमें उसने बताया कि इटली के शहरों के अंदर 14वीं से 17वीं सदी में जिस तरह से मानववादी सोच का उदय हुआ, दिस कल्चर ही रोट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ए न्यू बिलीफ। उसकी यह संस्कृति एक नए विश्वास के चरित्र को व्यक्त कर रही थी, दैट मैन एज एन इंडिविजुअल वाज कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजंस। इसमें एक व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति को यह हक मिला हुआ था, वह इस लायक माना गया कि वह अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अपने निर्णय खुद ले सकता है, डेवलपिंग हिज स्किल्स, और अपने कौशल का विकास कर सकता है। एंड ही वाज मॉडर्न, वह आधुनिक था, इन कंट्रास्ट टू मिडिवियल मैन whose thinking had been controlled by the church। और यह मध्यकालीन समाज की उस सोच से यह बात आधुनिक थी, क्योंकि उस समय तो चर्च के नियंत्रण में लोगों की सोच नियंत्रित रहती थी, लेकिन अब समय बदल रहा था। अब आगे चलते हैं। द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज पूछा जाता है, क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि हमने बनाया हुआ है, डिस्कस अबाउट द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज, और दूसरे तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, और व्हाट डू यू मीन द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज, कि आप इटली के पुनर्जागृत शहर के बारे में या पुनर्उद्भव के बारे में क्या समझते हैं? शहर का उद्भव कैसे हुआ? आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, पश्चिम में रोमन साम्राज्य के अंत के बाद, मेनी ऑफ द टाउन्स दैट हैड बीन पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर इन द इटली फेल इनटू रूइन। तो उस समय बहुत से ऐसे शहर थे जो राजनीतिक और सांस्कृतिक कला का केंद्र हुआ करते थे, अब वो बिल्कुल नष्ट हो गए। ये कहां की बात बताई गई है? इटली में। इटली में बहुत से ऐसे शहर जो राजनीतिक और सांस्कृतिक कला का केंद्र होते थे, वो नष्ट हो गए। एंड देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट, अब वहां की कोई एकल सरकार मौजूद नहीं थी। एंड द पोप इन रोम, और रोम में पोप भी नहीं थे, who was sovereign in his own state। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अपने राज्य में संप्रभुता संपन्न होते थे, पोप जो कि रोम के अंदर संप्रभुता संपन्न होते थे, was not a strong political figure, वह अब राजनीतिक शक्ति
नहीं रह गए थे, क्योंकि अब क्या हो गया था, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। और हम आगे की परिस्थितियों के विषय में जान रहे हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, while western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under the Latin church, यहाँ पे बताया गया है, हालांकि पश्चिमी जो यूरोप है वहां पर सामंती प्रथा और लेटिन चर्च यानी चर्च का बहुत ही ज्यादा यहाँ बोलबाला रहा, और उसकी वजह से इसको एक आकार, निश्चित आकार मिला। एंड ईस्टर्न यूरोप, जबकि पूर्वी यूरोप जो है अंडर द बाइजेंटाइन एम्पायर, वह बाइजेंटाइन एम्पायर के नियंत्रण में था। एंड इस्लाम वाज क्रिएटिंग ए कॉमन सिविलाइजेशन, और इस्लाम ने वहां पे एक सामान्य सभ्यता का निर्माण किया। फर्दर वेस्ट, इससे भी आगे पश्चिम में, इटली वाज वीक एंड फ्रेगमेंटेड, इटली बहुत ही कमजोर हो गया, उसके टुकड़े हो गए। हाउएवर इट वाज दिस वेरी डेवलपमेंट दैट हेल्प्ड इन द रिवाइवल ऑफ इटालियन कल्चर्स। इसीलिए यह यानी यहाँ पर इटली की जो संस्कृति को दोबारा से उसका विकास करने के लिए इन शहरों को दोबारा से पुनर्जागृत किया गया, इन शहरों का विकास किया गया। विद द एक्सपेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज, इस यानी मुस्लिम देशों और बाइजेंटाइन साम्राज्य के बीच व्यापार संबंधों के फैलने की वजह से द पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड, इटली के जो तटवर्ती शहर थे, जो बंदरगाह बने हुए थे, उनका पुनरुद्भव हुआ, उनका दोबारा से विकास हुआ। फ्रॉम द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी से, एंड द मंगोल ओपनड अप ट्रेड विद चाइना वाया द सिल्क रूट एंड एज ट्रेड विद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। मंगोलों ने क्या किया, चाइना होते हुए एक सिल्क रूट खोल दिया, और इससे पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए एक व्यापार जो है वो महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में माना जाने लगा। यहाँ पे हम कुछ यूरोपियन शहरों को, यूरोपियन देशों को देख पा रहे हैं। यहाँ स्विस फेडरेशन है, स्विट्जरलैंड जो है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पादुआ विश्वविद्यालय, वेनिस जो है, मॉन्टुआ है, बोलोनिया है, फ्लोरेंस है, रोम है, सिसिली है, ये सब इटालियन सिटीज होते थे। एड्रियाटिक सागर इसके इस तरफ पड़ता है, और टेरेनियन सी जो है वो इस तरफ पड़ता है। ये मिड टेरेनियन सी है, ये भूमध्य सागर है। अब हम और आगे चलते हैं, ये इटालियन स्टेट्स के बारे में। उस समय इटालियन स्टेट्स इतने क्षेत्र में फैला हुआ था। अब उससे आगे चलिए 154 पेज, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये बाकी बच्चे नहीं आते हैं, मधु, प्रियंका, कनिका, अरिजिता भी क्लास में नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले थी। बी रेगुलर इन क्लास। आगे चलते हैं बेटा। इटालियन टाउन्स प्लेड ए सेंट्रल रोल, इटली के शहरों ने एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका अदा की। दे नो लॉन्गर सॉ देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ पावरफुल एम्पायर, क्योंकि वे कभी भी एक शक्तिशाली साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहे थे, बट एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स, लेकिन आज वो स्वतंत्र नगर राज्य के अस्तित्व में थे। टू ऑफ दीज, फ्लोरेंस एंड वेनिस, उनमें से दो शहर फ्लोरेंस और वेनिस वर रिपब्लिक, ये गणराज्य होते थे। एंड मैनी अदर्स वर कोर्ट सिटीज रूल्ड बाय प्रिंसेस, और दूसरे दरबारी राज्य होते थे, या एक तरह से हम न्यायिक राज्य कह सकते हैं। तो ये ऐसे राज्य थे जो दरबार के नियंत्रण में थे और राजाओं या राजकुमारों के द्वारा शासित होते थे। वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी वाज वेनिस, इनमें से जो सबसे जीवंत शहर था वो वेनिस था। अनोदर वाज जेनोवा, और दूसरा शहर जेनोवा था। दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ये यूरोप के दूसरे भागों से बिल्कुल अलग थे। द क्लर्जी वर नॉट पॉलिटिकली डोमिनेंट हियर, यहाँ पर पुजारी वर्ग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, प्रभुत्वशील नहीं था, शक्तिशाली नहीं था। नॉट वर देयर पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स, और यहाँ पर सामंती लॉर्ड भी इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्निंग द सिटी, इस शहर के प्रशासन को संभालने के लिए धनी व्यापारी और बैंकर लोग बहुत ही ज्यादा भागीदारी, शासन में भागीदारी करते थे। एंड दिस हेल्प द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट, इसीलिए
आगे चल करके नागरिकता के विचार को लाने में मदद मिली। इवन व्हेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डेस्पोट्स, हालांकि इन शहरों को सैन्य काफिलों के द्वारा शासित किया गया, सैन्य अधिकारियों के द्वारा स्थापित किया गया। द प्राइड फेल्ट बाय द टाउन पीपल इन बीइंग सिटीजन डिड नॉट वेकन। तो उस समय तक शहर के लोगों के अंदर नागरिकता की जो भावना है वो कमजोर नहीं हो पाई। अब हम आगे पढ़ते हैं। द सिटी स्टेट्स, यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। कार्डिनल गैस्पारो कोंटारेनी writes about the democratic government in his city state in the Commonwealth and the government of Venice। उन्होंने क्या किया, ये एक नाम है एक विद्वान का, कार्डिनल गैस्पारो कोंटारेनी। 1483 में जन्म, 1542 में मृत्यु हुई। उसने लोकतांत्रिक सरकार में नगर राज्यों के विषय में लिखा और उसने हेडिंग दी द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, यानी वेनिस की सरकार और कॉमनवेल्थ को कॉमनवेल्थ कह सकते हैं। ये आप जैसे कि अंग्रेजों के जो भी गुलाम राष्ट्र रहे वो भी कॉमनवेल्थ कहलाते हैं। 1534 ईस्वी में उसने ये पुस्तक मतलब लिखी, टू कम टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर वेनेटियन कॉमनवेल्थ। हम वेनेटियन राष्ट्रमंडल के इस संस्था के अंदर प्रवेश पाते हैं या आने के बाद द होल अथॉरिटी ऑफ द सिटी इन दैट काउंसिल, इस शहर की सारी सत्ता या शक्ति एक परिषद में निहित है। into which all the gentlemen of the city being once past the age of 25 years are admitted, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति जो भी भद्र पुरुष शहर में 25 वर्ष पूरे कर लेता है वह इसका हिस्सा बन सकता है, इस काउंसिल का हिस्सा बन सकता है। Now first I am to yield you a reckoning how and with what wisdom is to be ordained by our ancestors। आपके लिए सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा, यह मेरी अभिलाषा है कि पूर्वजों ने किस तरीके से ये चीजें मतलब लागू की। दैट द कॉमन पीपल शुड नॉट बी एडमिटेड इनटू द कंपनी ऑफ द सिटीजन, कि यहां पर सामान्य लोगों को सिटीजन्स के साथ या नागरिकों के साथ रहने की कोई मनाही, यानी उनको आजादी नहीं होनी चाहिए, उनको मिलने की आजादी नहीं होनी चाहिए, उनको साथ बैठने की आजादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया। इन दोज अथॉरिटी द होल पावर ऑफ द कॉमनवेल्थ बिकॉज मेनी ट्रबल्स एंड पॉपुलर टुमुल्ट्स अराइज इन दीज सिटीज। यहां पे बताया गया है उन्हीं की सत्ता में या उस समय की सत्ता में पूरी जो शक्ति थी या सत्ता थी, वो कॉमनवेल्थ की जो कंप्लीट शक्ति या सत्ता थी वह बिकॉज मैनी ट्रबल्स बहुत ही कष्टों से गुजरी एंड पॉपुलर टूमेट्स और बहुत ही ज्यादा विद्रोह देखने को मिले इन शहरों में। हुज गवर्नमेंट इज स्वेड बाय द कॉमन पीपल, और वहां की सरकार को सामान्य लोगों के द्वारा हटा दिया गया। मैनी वर ऑफ कॉन्ट्रेरी ओपिनियन, और कुछ समकालीन विचारधारा भी रखते थे। डीमिंग दैट इट वुड बी डू वेल, कि इससे कुछ अच्छा हो जाएगा। इफ दिस मैनर ऑफ द गवर्निंग द कॉमनवेल्थ शुड रादर बी डिफाइंड बाय एबिलिटी एंड अबंडेंस ऑफ द रिचेस। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बता रखी हैं कि दिस मैनर ऑफ गवर्निंग द कॉमनवेल्थ, कि जो राष्ट्रमंडल सदस्यों की जो शासन करने का जो बर्ताव है, शुड रादर बी डिफाइंड बाय एबिलिटी, उसमें दक्षता के साथ उसको बताया जाना चाहिए। एंड अबंडेंस ऑफ रिचेस, और धनवान लोगों ने जो बाधा पैदा कर रखी है उसको भी बताया जाना चाहिए। कॉन्ट्रेरिवाइज द ऑनेस्ट सिटीजन्स एंड दोज दैट आर लिबरली ब्रॉट अप, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि ईमानदार नागरिक और जो उदारता पूर्वक जिन्हें पाला पोषा गया है, ऑफन टाइम्स फॉल टू पॉवर्टी, वे कभी कभी प्राय गरीबी से घिर जाते हैं। देयरफॉर आवर वाइज एंड प्रूडेंट एंसेस्टर्स, इसी की वजह से चतुर और हमारे यानी स्वर्गीय जो पूर्वज हैं, ऑर्डर्ड दैट दिस डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक रूल शुड गो रादर बाय द नोबिलिटी ऑफ लाइनेस। यहाँ इसीलिए उन्होंने आदेश दिया कि सार्वजनिक शासन जो है वो कुलीन वर्ग के पितृवंशिकता के हिसाब से चलना चाहिए, देन बाय द एस्टिमेशन ऑफ द वेल्थ, और उसके बाद में धन की को मापना चाहिए। येट विद दैट टेम्परेचर
that men of chief and supreme nobility should not have is this rule alone। इसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यानी एक तरह से प्रोविजन, ये प्रोविजन की बात कर रहे हैं, प्रावधान की बात कर रहे हैं। दैट मैन ऑफ चीफ, कि जो लोगों के अंदर सरदार हो या नेता हो या और लोगों का नेतृत्व करे। यहाँ पे सुप्रीम नोबिलिटी की बात की गई है, सर्वोच्च अभिजात वर्ग के बारे में बता रखा है। शुड नॉट हैव दिस रूल अलोन, इस सारे शासन को अपने बलबूते नहीं चलाना चाहिए। फॉर दैट एवरी अदर सिटीजन हु इज एवर नॉट इग्नोबली बोर्न, और जबकि फॉर दैट एवरी अदर सिटीजन, जबकि जो उससे अलग नागरिक हैं, हु इज एवर नॉट इग्नोबली बोर्न, जिनको बिल्कुल मतलब बगैर संजीदा तरीके से जिन्हें जन्म दिया गया है। सो दैट ऑल विच वर नोबल बाय बर्थ, और इस तरीके से सभी जन्म से अभिजात बन जाते हैं, कुलीन बन जाते हैं। और एनोबल्ड बाय वर्च्यू डिड ऑब्टेन दिस राइट ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरीके से उन सब के पास यानी एक तरह से नैतिक अधिकार मिल जाता है, और ये सरकार से एक अधिकार के रूप में उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। जी बेलिनी, द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ होली क्रॉस was painted in 1500 to recall an event of 1370 and is set in 15th century Venice। 15वीं सदी में वेनिस के अंदर इसकी स्थापना की गई। जी बेलिनी, रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस, इसको होली क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं बेटा। द 14th एंड द 15th सेंचुरी के अंदर क्या क्या हुआ था। 13वीं सदी में ह्यूमनिस्ट टॉट एट पादुआ यूनिवर्सिटी इन इटली, इटली में मानवतावाद विषय पढ़ाया गया। 1341 में क्या हुआ, पेट्रार्क गिवन टाइटल ऑफ द पोएट लॉरेट इन रोम, उसने पेट्रार्क ने क्या किया, एक कविता को एक सार दिया, पोएट लॉरेट इन रोम, यानी रोम में पोएट लॉरेट का शीर्षक उसने प्रदान किया। एंड 1349 में क्या, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना 1349 में हुई। 1390 में जोफ्रे चौसर कैंटरबरी टेल्स पब्लिश, जोफ्रे चौसर की लिखी हुई कैंटरबरी टेल्स, जिसके अंदर कहानियों का उल्लेख किया गया, वो पब्लिश हुई। 1436 में ब्रूनेलेसी डिजाइन्स द ड्यूमो इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के अंदर ड्यूमो का डिजाइन ब्रूनेलेसी के द्वारा तैयार किया गया। 1453 में ऑटोमन तुर्क्स डिफीट द बाइजेंटाइन रूलर ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे ये बताया गया कि ओटोमन तुर्क लोगों ने बाइजेंटाइन शासकों को बाइजेंटाइन शासकों को हरा दिया। ये कुस्तुनतुनिया के शासक बाइजेंटाइन होते थे, बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक होते थे। 1454 के अंदर गुटेनबर्ग प्रिंट्स द बाइबल विद मूवेबल टाइप्स, इसके अंदर गुटेनबर्ग प्रेस के अंदर बाइबल के पुस्तकें छापी गई। 1484 में पोर्टुगीज मैथमेटिशियंस कैलकुलेट लैटिट्यूड बाय ऑब्जर्विंग द सन, एक पुर्तगाली गणितज्ञ ने क्या किया, उसने अक्षांशीय रेखाओं को सूर्य को अवलोकन करते हुए और कैलकुलेट किया। एंड 1492 में कोलंबस रीचेज अमेरिका, कोलंबस अमेरिका पहुंचते हैं। 1495 में लियोनार्डो दा विंसी पेंट द लास्ट सपर, एक आखिरी भोज नामक एक चित्र लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा 1495 में बनाया जाता है। 1512 में माइकल एंजेलो पेंट द सिस्टीन चैपल सीलिंग, माइकल एंजेलो एक इमारत की छत को जिसका नाम है सिस्टीन चैपल सीलिंग का निर्माण, जो कि अद्भुत कला है, उसका निर्माण इसमें बताया गया है। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। कनिका, मधु, प्रियंका, इसके टॉपिक को बेटा आप रीड करें। सिटी स्टेट के बारे में कुछ लिखना है तो इसका सिर्फ बेसिक्स लिखें। ये सारे छोटे क्वेश्चंस के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की काल रेखा को छोटे क्वेश्चन में काम आने वाली चीजें हैं ये। इसके अलावा रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज में कौन कौन से शहरों के बारे में बता रखा है, सभी शहरों के बारे में जो भी बात बताइए वो पढ़िए। जैकब बर्कहार्ट कौन थे, एक स्विस स्कॉलर थे 1818 से 97 में, जो कि स्विट्जरलैंड के बेस्ले यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे। और ये किसके शिष्य हुआ करते थे, लियोपोल्ड वोन रांके, जो कि जर्मन इतिहासकार थे, उनके शिष्य हुआ करते थे। ओके बेटा, जहां तक कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं।
कनिका बेटा, मधु कुछ पूछना है? आप मधु, आप नो, मधु बेटा तुम्हारी सिस्टर ये कह रही थी कि वो बच्चा हिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं, तो आप उस तो इसके बारे में बेटा मुकेश जी से बात करें, मुकेश सर से या फिर प्रिंसिपल मैम से। सर ठीक है, बोलो बेटा। सर मैंने वैसे तो मैंने क्या? पूछा था कि टीचर, फिर वो कह रहे हैं कि स्कूल में हिस्ट्री कंपल्सरी है। यस यस, मैंने भी यही कहा था, लता से भी कहा था, लता को पता भी है अपने स्कूल में हिस्ट्री कंपलसरी है, इसको मन लगा के पढ़िएगा बेटा। ये थोड़ा विषय वस्तु ऐसा लगता है, अब ये विषय वस्तु वैसा नहीं है जैसा आप बेटा 10th में पढ़ रहे थे, 9th में पढ़ रहे थे। हालांकि उससे थोड़ा थोड़ा मिलता तो है, 9th और 10th से तो मिलता है क्योंकि वो सिलेबस वैसा है। लेकिन आप 6 to 8 जैसी हिस्ट्री आप सोच रहे हो कि अकबर के बारे में पढ़ें, मुगलों के बारे में पढ़ें, 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ें, तो वो चीज नहीं है आप। ठीक है बेटा, अगले साल आप इंडिया के बारे में ही पढ़ोगे पूरा डिटेल से। ठीक है, तो आप इसके नोट्स तैयार करें, क्वेश्चन आंसर तैयार करें बेटा। इसका कोई मैसेज मिला है आपको? स्कूल कब तक खुलेंगे? सर स्कूल से तो कुछ नहीं मिला है, पर वैसे न्यूज़ पे बता रहे हैं 16 से। हाँ हाँ, स्कूल से मैसेज आपके ग्रुप में आए तो ही विश्वास करना, ठीक है बेटा। हाँ, यस सर। ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ।